नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। इनके उपनाम आते हैं कि इनको कौन से दूसरे नामों से जाना जाता है, कौन सी अवस्थाओं में विशेषताएं होती हैं खास-खास। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, एसटेट में, सीटेट में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, जितने भी टेट हैं उनमें ये ज़रूर आता है, 1-2 क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से 2 या 3 साल तक है। हाँ, कुछ एक बुक्स में कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने ये 0 से 5 साल भी माना है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता है वो 2 से 3 साल तक ही मानी गई है। इसकी उपनाम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। पहला उपनाम है, इस उपनाम नहीं सॉरी, ये विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण से सीखता है, यानी कॉपी करता है या इमिटेशन करता है। सीखने का आदर्श काल माना गया है इसको, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा काल भी इसको कहा गया है। इसके बाद आते हैं, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अंतर्मुखी होता है। थोड़ा सा ध्यान रखें, शैशवावस्था है, इसमें बच्चा अंतर्मुखी होता है यानी इंट्रोवर्ट होता है। भावी जीवन की आधारशिला मानी गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो विकास होते हैं, जैसे हम बात करें कि शैशवावस्था में बुद्धि का 50% से ज़्यादा विकास हो चुका होता है 2 साल में ही, तो बहुत ज़्यादा आधारशिला मानी गई है। पूरा जीवन है वो इसी पर बेस होएगा। सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसीलिए इसको माना गया है। अनुकरण द्वारा सीखने का काल, ये वही बात है जो पहली लाइन है, अनुकरण से सीखता है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी गई है। तीव्रतम होती है एक तरह से शारीरिक विकास, 1 साल में 3 गुना वजन बढ़ जाता है लगभग। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे तेज अवस्था यही है। उसके बाद आते हैं, क्षणिक संवेग अवस्था है, यानी जो इमोशंस हैं वो क्षणिक होते हैं, पल पल में बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आवर्ती होती है संवेगों की। उसके बाद आते हैं, संवेग विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा गया है, क्योंकि जो सभी संवेग हैं वो 2 साल की अवस्था पूरी होने तक सारे डेवलप हो चुके होते हैं बच्चे में। जैसे फियर है, भय है, प्रेम है, स्नेह है, ईर्ष्या है, ये सारे संवेग आ चुके होते हैं 2 साल की उम्र तक। उसके बाद आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज भी इसको बोला गया है, प्याजे ने बोला था 0 से 2 साल की एज थी। उसके बाद आते हैं, डिपेंडेंट है, इसमें पूरी तरह बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये माता पिता पर या दूसरे जो बड़े हैं उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। उसके बाद इमोशनली अनस्टेबल होता है, इमोशंस हैं वो पूरी तरह स्टेबल नहीं होते, इमोशंस आते जाते रहते हैं। उसके बाद है, सामाजिक नहीं होता, इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है एक तरह से, लेकिन इसकी अवस्था में ये जिक्र ना करें तो बेहतर है कि आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित है, वो अगली अवस्था का जिक्र है, इसमें नहीं आता है। इसमें ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, या न नैतिक और ना ही अनैतिक होता है, इन दोनों से परे की चीज़ है एक तरह से, ये लगा लो। शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत तेज होता है, सबसे तेज होता है हर अवस्था से। सामाजिक मुस्कान की अवस्था है जो 3 महीने की अवस्था है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं, सेल्फ रिकॉग्निशन शुरू हो जाता है 10 महीने से 18 महीने के दौरान, ये कभी भी ये डेवलप हो सकता है। सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि शीशे में बच्चा अपने आप को पहचान सकता है या नहीं। उसके बाद आते हैं, आत्म प्रेम, नार्सिज्म, ये होता है 2 साल से पहले पहले डेवलप हो चुका होता है बच्चे में, तो ये इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है। आत्म प्रेम या आत्म मोह भी बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट है, वो 18 महीने से पहले पहले बच्चे में आ चुका होता है। 12 महीने से लेके 18 महीने के बीच दौरान, इस दौरान बच्चे में ये कंसेप्ट आ चुका होता है, प्याजे की थ्योरी में ये बताया गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि चीज़ें गायब नहीं होती, वो छुपाई जाती हैं, तो वो ढूंढने का प्रयास करता है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरी स्टेज, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 3 साल जो शैशवावस्था थी, उसके बाद से लगभग 12 साल तक की जो अवस्था है इसको चाइल्डहुड कहा जाता है। इसके 2 बड़े भाग बनाए गए हैं। पहला भाग है 2 से 6 साल का, जिसको पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है, और 6 से जो 12 साल का हिस्सा रह गया उसको उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। पहले हम पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। उसके बाद भाषा विकास इसमें तेजी से होता है, क्योंकि जो 2 साल का बच्चा है उसके पास 272 लगभग वर्ड्स होते हैं। उसके बाद तेजी से विकास होता है, 3 साल का बच्चा होता है, लगभग 1000 वर्ड्स वोकेब होती है, 1000 वर्ड की। तो भाषा विकास तेजी से होता है, इसी को माना गया है। दूसरी बात है, चैटर बॉक्स एज भी इसको कहा गया है, बच्चा बहुत बातूनी नहीं होता, बहुत ज़्यादा बोलता है इस अवस्था में। खिलौनों की आयु भी कहा गया है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया था, 2 से 5 साल की एज को कहा गया है खिलौनों की आयु। ओडिपस और इलेक्ट्रा
कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फ्राइड ने दिया था, ओडिपस बॉयज की तरफ से होता है, जब लड़का अपनी माता की तरफ आकर्षित होता है उसको ओडिपस कहा जाता है, और इलेक्ट्रा का मतलब होता है लड़की है वो पिता की तरफ आकर्षित होती है। ये 3 से 6 साल की उम्र में होता है, फ्राइड की एक स्टेज है उसमें है ये। उसके बाद है प्री स्कूल एज, इसको कहा गया है, यानी स्कूल एज एडमिशन से पहले की अवस्था, यानी एडमिशन हम मान के चलें कि 5 से 6 साल के आसपास स्कूल एज कहा जाता है, तो उससे पहले की अवस्था है ये। ट्रबलसम या क्वारलसम एज भी इसको कहा गया है, उसी तरह से जैसे हम बोल रहे थे कि चैटरबॉक्स होता है या क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी करते हैं माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए भी। अब एलकेजी वगैरह में बच्चे जाते हैं तो उसके बाद है प्रश्न करने की अवस्था, ये वही बात है, बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं। उसके बाद आते हैं प्री कंसेप्चुअल एज, भी प्याजे ने इसको बोला है 2 से 4 साल, ये थोड़ा सा फिक्स है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये एज पूछी जा सकती है। प्री कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि उसमें कंसेप्ट निर्माण की अवस्था से पहले की अवस्था है ये। और उसके बाद आते हैं हम संपत्ति निर्माण की अवस्था की शुरुआत भी इसी में हो जाती है, जो कि 4 साल के बाद शुरू होती है, यानी 5 साल के आसपास शुरू हो जाता है संपत्ति निर्माण। अहम केंद्रित होता है, पूरी तरह ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि बच्चा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे का एंगल है वो समझ ही नहीं पाता, वो सिर्फ अपने एंगल को समझता है और सोचता है कि दूसरों को भी इसी एंगल से ही समझ में आता है या दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं हम उत्तर बाल्यकाल, जो कि 6 से 12 साल का समय होता है। इस अवधि में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता जो सबसे बड़ी है, टोली दल या समूह आयु इसको कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। लड़के समूह में रहना पसंद करते हैं, और समूह जो होता है वो ध्यान रखें होमोसेक्सुअल होता है। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है कि लड़के हैं वो लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ, यानी अपोजिट जेंडर में उनका अट्रैक्शन नहीं होता। समलिंगी समूह बोलते हैं इसको, यानी होमोसेक्सुअलिटी इनमें डेवलप होती है, यानी अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ सेम जेंडर के साथ होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था रोस ने, ये उत्तर बाल्यकाल को कहा था, क्योंकि बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी होती है विचारों की थोड़ी सी, तो इस वजह से इनको लगता है कि परिपक्वता आ गई, लेकिन परिपक्वता नहीं होती। तो रोस ने इसको कहा था सूडो मैच्योरिटी। उसके बाद आते हैं खेल की आयु, इसको कहा गया है। ध्यान रखें कि खिलौनों की आयु 2 से 5 थी, जो कि पूर्व बाल्यकाल में आती है, और खेल की आयु उत्तर बाल्यकाल को कहा गया है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस अवस्था में। मूर्त चिंतन की अवस्था प्याजे के अनुसार थी 7 से 11 साल तक की अवस्था थी, वो इसी अवस्था का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं नैतिक विकास का क्या, नैतिक विकास इसमें तेजी से होता है इस अवस्था में। लेटेंसी स्टेज जो कि फ्राइड की थी, सुषुप्त काम प्रवृत्ति, लेटेंसी स्टेज है वो 6 से 12 ही है, फ्राइड ने दी थी। इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है यानी सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट है वो छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता कि किधर है। उसके बाद आते हैं ये दो अलग अलग कैटेगरी बनाई थी हमने कि पूर्व बाल्यकाल की कौन सी विशेषता है और उत्तर बाल्यकाल की अलग से कौन सी। फिर जो हमने बना रखी है पूरे बाल्यकाल के दौरान ही कुछ बातें हैं जो जारी रहती हैं। पहली चीज़ है बहिर्मुखी, यानी शैशवावस्था में हमने जिक्र किया था कि वो अंतर्मुखी होता है। बाल्यकाल में बच्चा बहुर्मुखी बहिर्मुखी ज़्यादा होता है, वो बाहर खेलना पसंद करता है, सामाजिक होता है। उसके बाद आते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी जो बच्चा है वो एडमिशन ले लेता है और फिर स्कूल में जाना शुरू कर देता है। बाकी ये उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है नॉर्मली। स्फूर्ति चुस्ती अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है, ये एस्टेट में अभी पूछा गया था। इसकी वजह मैंने अभी जिक्र किया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस अवस्था में, तो इसको स्मार्ट एज कहा जाता है। स्फूर्ति की, चुस्ती की, इस तरह के नाम दिए गए हैं। गंदी अवस्था भी कहा गया है, फिल्थी या डर्टी। इसका मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बच्चे खेलने से इनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो अपने आप को सजा सकें, संवार सकें, या बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते वो अपने बॉडी के बारे में, वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मिट्टी में भरे रहते हैं। अनोखा काल भी इसको कहा गया है, कोल व ब्रूस ने कहा था यूनिक एज है, ये एक यूनिक है, इसमें थोड़ा सा स्लो होता है विकास तो, लेकिन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिएटिविटी पीरियड भी इसको कहा गया है, रचनात्मकता अवस्था है, बच्चे क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता वृद्धि काल है। ध्यान रखें तीव्र शारीरिक विकास नहीं है, विकास इसमें बहुत धीमा होता है, लेकिन क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता वृद्धि काल के बाद आते हैं हम संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चे कागज इकट्ठे करते हैं या लकड़ी के टुकड़े या मिट्टी के कुछ खिलौने बना के, या कि कुछ इस तरह की अजीब अजीब सी आदतें होती हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद आते हैं आत्मनिर्भरता होती है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे
शैशव अवस्था थी वो पूरी तरह डिपेंडेंट होती हैं माता-पिता पर सारे हर काम के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए। लेकिन ये बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं पूरी तरह। भ्रमण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, घर में रुकना पसंद नहीं करते, बाहर खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ। नैतिकता की शुरुआत होती है बाल्यकाल में। ये उत्तर बाल्यकाल का कोई ज़िक्र नहीं है, पूरे बाल्यकाल का ज़िक्र है। नैतिकता की शुरुआत होती है, जैसे शैशवावस्था का ज़िक्र कर रहे थे कि ना तो वो नैतिक होता है, ना अनैतिक होता है। लेकिन 3 साल के बाद नैतिकता की शुरुआत मानी गई है। उसके बाद है 6 साल में दूध के दाँत गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे दूध के दाँत हैं वो टोटल 20 होते हैं। 6 साल के बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो परमानेंट टीथ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं वास्तविकताओं से परिचय होता है या रियलिस्टिक एटीट्यूड होता है इनका, कल्पनाओं में नहीं होते। शैशवावस्था में कल्पनाएँ बहुत करता है बच्चा, लेकिन इसमें कल्पनाएँ बहुत कम होती हैं। पीरियड ऑफ स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ है कि ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है लेकिन निरंतर जारी रहती है कुछ न कुछ। स्लो ग्रोथ एंड रैपिड डेवलपमेंट ये भी कहा गया है इस अवस्था को कि ग्रोथ तो स्लो है लेकिन डेवलपमेंट रैपिड होता है, क्योंकि जो बच्चों का जो बॉडी कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है। तो डेवलपमेंट है वो तेज़ होता है, लेकिन ध्यान रखें अगर अकेला डेवलपमेंट तेज़ पूछ लिया जाए तो फिर इस अवस्था का नाम ना लिखें। ये तभी है जब स्लो ग्रोथ एंड रैपिड डेवलपमेंट ये लिखा जाए, दोनों ही बातें साथ लिखी जाएँ तो फिर बाल्यावस्था ही है और कोई नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, इस अवस्था में जो इमोशंस हैं वो थोड़े से कंट्रोल्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं, क्षणिक नहीं होते कि बार-बार इमोशन बदलते रहें, थोड़ा-सा स्टेबल होते हैं थोड़े लंबे समय तक। इसके बाद आते हैं हम किशोर अवस्था में। एडोलसेंस पीरियड है जो नॉर्मली 12 से 18 साल माना गया है, लेकिन ये फिक्स नहीं है क्योंकि फिक्स किया भी नहीं जा सकता कि लड़कियों में है वो किशोर अवस्था थोड़ी सी पहले आ जाती है जो कि 11 साढ़े 11 के आसपास शुरू हो जाती है और बॉयज़ में ये 13 के आसपास शुरू होती है। तो फिक्स नहीं कह सकते, लड़कियों में किशोर अवस्था थोड़ी सी पहले आती है, डेवलपमेंट पहले शुरू होता है, बॉयज़ में थोड़ा सा बाद में शुरू होता है। तो हमने एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया रखा है कि जो 12 से 18 हम मान लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एक डेफिनेशन है मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये जरसील्ड की डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, स्टेट में भी अभी पूछी गई थी कि ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं, तो उनके बीच की अवस्था है। जरसील्ड ने ये कहा था। टीन एज इसको कहा जाता है। टीन एज का मतलब है 13 से 18, यानी टीन टीन जो लिखा जाता है 13 से 18 तक की एज है ये। जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। उलझन की अवस्था भी इसको कहा गया है। उथल-पुथल की अवस्था भी है। ये सारी एक ही जैसी बातें हैं लेकिन ये शब्द अलग-अलग हैं। समस्याओं की अवस्था भी है। इसमें समस्याएँ खास करके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से बहुत सारी मानसिक समस्याएँ होती हैं, शारीरिक समस्याएँ भी होती हैं, पिंपल्स वगैरह की। संवेगात्मक अस्थिरता का काल है ये भी। जैसे शैशवावस्था में अस्थिरता होती है, उसी तरह इसमें भी अस्थिरता होती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं बच्चे। संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था। तो ये डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी गई है। परिवर्तन का काल, या फिर सिर्फ ये शब्द कह दिया जाए परिवर्तन किस एज से संबंधित है, तो सिर्फ वो एडोलसेंस है। विद्रोही अवस्था इसको कहा जाता है। ये विद्रोही का मतलब होता है कि ये बच्चे माता पिता का कहना मानना बंद कर देते हैं, पीयर प्रेशर इन पर ज़्यादा होता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं और उन्हीं की बातों को फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे वजह होती है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि समाज उनको स्वीकार करे, दोस्त उनको स्वीकार करें, तो उनका उनको कहना मानना पड़ता है, उनका दबाव उन पर होता है। इस वजह से ये माता पिता से विद्रोह करते हैं। नकारात्मक अवस्था भी कहा गया है, लेकिन ये अवस्था 11 से 13 साल यानी जो किशोर अवस्था की शुरुआती समय है उसको नकारात्मक अवस्था बोला गया है, नेगेटिव स्टेज बोला गया है। उसके बाद अपराध प्रवृत्ति का नाजुक दौर या नाजुक काल इसको कहा गया है। इस अवस्था में क्योंकि बच्चे हैं वो बाहर दूसरी टोली समूह से जुड़ जाते हैं, पीयर प्रेशर इन पर ज़्यादा होता है, तो बुरी प्रवृत्तियां पकड़ने का के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको नाजुक काल बोला गया है। तीव्र विकास की अवस्था है। विकास, सारे विकास पूर्ण होने होते हैं किशोर अवस्था में, यानी मानसिक, सामाजिक, शारीरिक या इमोशनल जितने भी विकास हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होने होते हैं, तो बहुत तेजी से विकास होते हैं किशोर अवस्था में। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है, इसी को कहा गया है। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखें पीयर प्रेशर होता है ये भी जो शुरुआती अवस्था है, जो पीयर प्रेशर प्रेशर है
ये भी किशोर अवस्था की शुरुआती अवस्था में ही सबसे ज़्यादा होता है और उसी अवस्था में बच्चे सामाजिक स्वीकृति के लिए जो समूह चाहता है, उसी की आदतों को स्वीकार करते हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करते हैं और माता-पिता तक को से बगावत कर लेते हैं। सामाजिक परिपक्वता का काल भी कहा गया है, जो किशोर अवस्था का अंतिम समय है, वहाँ तक परिपक्वता आ चुकी होती है। देशभक्ति का काल कहा गया है, इनमें आर्मी में भर्ती होने की इच्छा होती है, नायक भक्ति होती है यानी हीरो वर्शिप बोलते हैं इसको। दल भक्ति यानी दल के प्रति की में बहुत कह सकते हैं हम कि ज़िम्मेदारी की भावना और इस तरह की भावनाएँ होती हैं। वीरता का काल इसको कहा गया है। इसके बाद आते हैं समूह के सक्रिय सदस्य। ये अगर पूछ लिया जाए तो ऐसा लगता है कि समूह के सक्रिय तो गैंग एज वाले भी होंगे, लेकिन समस्या ये है कि गैंग एज में सेम जेंडर के होते हैं और यहाँ हर तरह की चाहे कोई भी जेंडर हो, हर एक समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर ये आता है तो सिर्फ किशोर अवस्था लिखें। आप गैंग एज को याद करके आप चाइल्डहुड को इसका नाम ना दें। समूह महत्व काल या निष्ठा, समूह के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा ईमानदारी होती है और समूह को महत्व देते हैं। कामुकता जागरण काल कह सकते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है तो कामुकता इनके जागरण हो चुकी होती है। बाल्यकाल जो उत्तर बाल्यकाल था वो लेटेंसी पीरियड था, यानी कामुकता दबी हुई थी या सोई हुई थी। हेट्रोसेक्सुअलिटी होती है इसमें। हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है किशोर अवस्था में। जबकि हम बात करें कि उत्तर बाल्यकाल में तो इनका अट्रैक्शन सिर्फ सेम जेंडर के साथ था। वीर या नायक पूजा ये पहले आ चुका, हीरो वर्शिप करते हैं ये। दिवा स्वप्न और काल्पनिक जगत या कल्पना शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है और कल्पना में खोए रहते हैं, खास करके किशोर हैं वो। तो अगर ये कहें कि दिवा स्वप्न स्टेज कौन सी है, काल्पनिक जगत में कौन सी रहना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा है वो किशोर अवस्था का गुण है ये। इसको सुनहरी अवस्था भी कहा गया है, लेकिन ये सुनहरी अवस्था तब होती है जब डेवलपमेंट पूरे होने शुरू हो जाते हैं तब, यानी आखिरी जो स्टेज है उत्तर किशोर अवस्था कह सकते हो, तब की होती है। एज ऑफ ब्यूटी भी उसी को कहा गया है, लास्ट स्टेज को। बसंत काल भी कहा गया है, ये भी लास्ट स्टेज को ही कहा गया है, चाइल्ड एडोलसेंस के लास्ट स्टेज को, आखिरी हिस्से को, यानी 17 से 18 साल के आसपास का। अमूर्त चिंतन की अवस्था जो कि प्याजे ने बताया था, 11 से 15 साल के आसपास की जो अवस्था है, इसको अमूर्त चिंतन काल कहा गया है। तो ये थोड़ा सा उलझन भरा है कि 11 साल को हम किस में डालें, कि ये बाल्यावस्था में जाएं। तो अगर कहीं ये आए कि अमूर्त चिंतन की शुरुआत कब होती है, तो फिर आप बाल्यकाल में डालेंगे। उत्तर बाल्यकाल में शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उत्तर बाल्यकाल है वो 12 साल तक होता है और ये 11 से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये कहें अमूर्त चिंतन पूरी तरह डेवलप हो जाता है, ये कब होता है, तो ये किशोर अवस्था में ही होता है। लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये इसी का एक दूसरा हिस्सा है और कुछ नया कुछ भी नहीं है। एक है शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है किशोर अवस्था को। जोन्स ने कहा है कि शैशव अवस्था में जो तेजी थी विकास में, उसी तरह की तेजी इसमें है और संवेगात्मक अस्थिरता उसमें भी थी, इसमें भी है। काल्पनिकता बहुत ज़्यादा है उसमें भी, इसमें भी ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं। शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहा है जोन्स ने। और एक चीज और है जो पबर्टी स्टेज भी होती है, वयसंधि काल बोला गया है। पबर्टी स्टेज वास्तव में चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच का थोड़ा सा हिस्सा है, जो कि 1-1.5 साल का ही होता है। तो इसका फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड के जिसका चाइल्डहुड खत्म होता है, यानी अगर लड़कियों की बात करें तो लगभग 11 से 12.5 तक पबर्टी रहेगी, और बॉयज की बात करें तो हम ये कहें कि 12 से 13.5 तक लगभग, यानी तकरीबन 1.5 साल या 1 साल का हिस्सा ही होता है, जिसको वयसंधि काल कहा जाता है।